हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रिस्टल ऑल लर्निंग प्लेटफॉर्म। और अगेन हम अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था कहाँ तक? डिमांड शिफ्ट तक। ओके, आज हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। एंड मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट क्लास में व्हाट इज़ एक्सटेंशन, व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्शन। एक चीज़ जो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी, एक बार मैं आपको शिफ्ट अगेन समझाना चाहूँगी क्या होता है, and then we will move ahead to on our today's topic, that is price elasticity of demand. Okay, so let's start. सबसे पहले बात करते हैं, मैंने आपसे शिफ्ट के बारे में बात की थी लास्ट क्लास में, ठीक है। उससे पहले मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शन बताया था। आज शिफ्ट के लिए हम थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करूँगी प्रीवियस क्लास का, जिससे कि आपको थोड़ा सा एक फटाफट से एक झलक पता चल जाए हमने पिछली बार क्या क्या किया है, और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, शिफ्ट में मैंने बताया था कि शिफ्ट जो होता है वो डिमांड में होता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस। शिफ्ट दो तरीके से हम पढ़ते हैं, एक फॉरवर्ड होता है, एक बैकवर्ड होता है। पिछली बार हमने एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन देखा था, इस बार हम शिफ्ट देख रहे हैं। बहुत अच्छे से समझिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड होता है। इफ़ आई टॉक अबाउट फॉरवर्ड शिफ्ट, व्हाट इज़ बैकवर्ड शिफ्ट, सबसे पहले इसको समझिए कि फॉर एग्जाम्पल मैंने दो ग्राफ बनाया, एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है। तो अब आप आगे देखिए, यहाँ पे जब मेरे पास लेट सपोज प्राइस है 10 और हियर इट इज़ 0, वेट, प्राइस है आपके पास 10 और क्वांटिटी है आपके पास, हेयर इज 10, देन अगेन 20 एंड देन 30, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी। फिर अगेन यहाँ पर देखिए, प्राइस कितना है 10 और यहाँ पे अगेन क्वांटिटी 10, 20 और 30, फाइन। अच्छा, अब लेट्स अंडरस्टैंड कि जब हमारे पास प्राइस को हम जो है वो कांस्टेंट रखते हैं, प्राइस में देयर इज़ नो चेंज, और जब प्राइस 10 है तो पहले कंज्यूमर जो डिमांड कर रहा था वो था 20 यूनिट्स की, अब वो 30 यूनिट्स की कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया कि प्राइस अगेन सेम है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, अदर फैक्टर्स में चेंजेस हम मानते हैं कि अदर डिटर्मिनेंट्स में चेंज होगा। पहले कंज्यूमर डिमांड कर रहा था 30 यूनिट्स की जब प्राइस 10 थी, अब वो 20 यूनिट्स की कर रहा है। तो अब इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा कि मैंने आपको क्या बताया बच्चों। पहले जो मेरी डिमांड थी वो थी ये 20 यूनिट्स की, ठीक है, जब प्राइस 10 था। पर अब कंज्यूमर डिमांड कर रहा है जब प्राइस 10 है कितनी? 30 यूनिट्स की। आप समझ पा रहे हैं क्या हुआ है? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस? इतना इंक्रीज हुआ है। पहले जब प्राइस मेरा 10 था तब कंज्यूमर डिमांड कर रहा था 30 यूनिट्स, पर अब जब प्राइस 10 है अगेन, तो अब कंज्यूमर की डिमांड कम हो गई है 20 यूनिट्स। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस? देखिए, यहाँ पर डिमांड में क्या हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, हम इसको बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ है? डिक्रीज। पर समझने की बात यह है कि इसको इंक्रीज और डिक्रीज हम कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हुआ है कि जब प्राइस सेम है, एक बार कंज्यूमर की डिमांड ज़्यादा थी अब उसने कम कर लिया, एक बार डिमांड जितनी थी उससे बढ़ा दिया, तो ये जो चेंज आता है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ शिफ्ट, इसी को हम बोलते हैं शिफ्ट। शिफ्ट की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं, डू यू गेटिंग? मैंने आपको क्या बताया? दिस इज व्हाट? फॉरवर्ड शिफ्ट इसको कहेंगे, ओके।
फॉरवर्ड शिफ्ट एंड इसको कहेंगे बैकवर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो अब आपको ध्यान आ गया होगा कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। ठीक है, मूविंग अहेड, आज हम अपने नए टॉपिक के पे चलने वाले हैं और नया टॉपिक वी विल स्टार्ट दैट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो डू यू नो बच्चों व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? Price elasticity of demand is measurement of the change in consumption of product in relation to price। बहुत important है। What is elasticity? Elasticity का मतलब पहले मैं समझाना चाहूँगी। Elasticity का मतलब होता है कि आपके प्राइस में चेंजेस होने थे, चेंजेस जो हो रहे हैं उससे डिमांड में कितना इफेक्ट आ रहा है उसका। ओके, सो दिस इज व्हाट इलास्टिसिटी। हम यहाँ पे डिमांड और प्राइस का ही एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं और जब हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है उसको हम कहते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विद रिस्पॉन्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, कितना परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांड में हुआ है विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। हालांकि ये चेंज ये सेम नहीं होता है, ये चेंज होता रहता है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ओके, मैथमेटिकली एक्सप्लेन करेंगे तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो वी विल स्टार्ट कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है कितना परसेंटेज चेंज हुआ है आपके डिमांड में डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिस्ट यूज प्राइस इलास्टिसिटी टू अंडरस्टैंड हाउ सप्लाई एंड डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट चेंज विद चेंज इन प्राइस। इकोनॉमिस्ट ने इस कंसेप्ट का इस्तेमाल क्यों किया आप जानते हैं? क्योंकि उसे पता करना था कि सप्लाई और डिमांड को हम कैसे समझ सकते हैं विद चेंज इन प्राइस। डिमांड सप्लाई ऑल्सो हैज़ अ इलास्टिसिटी नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी। येस, वी नो कि डिमांड और सप्लाई में भी इलास्टिसिटी होती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई रेफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन सप्लाई विद चेंज इन प्राइस। तो डिमांड के साथ क्या है? डिमांड इलास्टिसिटी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इन रिलेशन टू प्राइस, और प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई के बारे में जब हम बात करते हैं सप्लाई इलास्टिसिटी, तो चेंज इन सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि जब आप क्वांटिटी सप्लाई को परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई को डिवाइड कर देंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। ओके, तब आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास प्राइस सप्लाई इलास्टिसिटी कितना है। ठीक है, आगे देखते हैं। Together we have two elasticity combined to determine what goods are produced at what prices. Okay, so moving ahead. तो हमें क्या क्या चीज़ें पता चला यहाँ पे, फटाफट एक बार रिकैप करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द मेजरमेंट ऑफ द चेंज इन कंजम्पशन ऑफ अ प्रोडक्ट इन रिलेशन टू चेंज इन प्राइस। गुड इज परफेक्टली इलास्टिक इफ द प्राइस इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट इवन द मिनिमम प्राइस चेंज। कहता है कि जब प्राइस में बहुत ही माइनर चेंज है, बहुत ही मिनिमम चेंज है, उसमें भी जब हमारा क्या होगा कि डिमांड चेंज होगा। ओके, सो इसको हम कहेंगे कि गुड्स इज परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि तब हमारी प्राइस इलास्टिसिटी हो जाएगी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यू कैन से दैट प्राइस इलास्टिसिटी को हम डिनोट करते हैं, कोई भी सिंबल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ED। ठीक है, इन्फिनिटी। दोबारा देखिए अब, इफ द प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 द गुड इज इलास्टिक, इफ इट इज लेस देन 1 देन इट इज इनइलास्टिक। अब मैं आपको इसको थोड़ा समराइज करती हूँ। अगर प्राइस इलास्टिसिटी जो है इनफाइनाइट है, इट मीन्स गुड्स परफेक्टली इलास्टिक है। ग्रेटर देन 1 है प्राइस इलास्टिसिटी, गुड इन इलास्टिक है, और लेस देन 1 है तो गुड क्या हो गया हमारा, इनइलास्टिक। अच्छा, उसके बाद मूविंग अहेड, if a good price elasticity is 0 then no amount of price
चेंज प्रोड्यूसेस अ चेंज इन डिमांड। अगर इलास्टिसिटी ज़ीरो हो गई बच्चों तो फिर डिमांड में कैसा चेंज आया, चेंज नहीं हुआ, बिकॉज इलास्टिसिटी बिकम्स ज़ीरो। सो इट इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक, हम कहते हैं ये क्या है, पूरा पूरा इन इलास्टिक है। So if the price elasticity is exactly equals to 1, the price changes leads to equal percentage of change in demand. तो 1 के इक्वल है तो जितना प्राइस में चेंज हुआ उतना ही साइमल्टेनियस चेंज हमें डिमांड में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको यूनिटरी इलास्टिक कहेंगे, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1, वी कैन से यूनिटरी इलास्टिक और यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट फॉर अ प्रोडक्ट अफेक्ट्स द इलास्टिसिटी। हमें ये भी पता है कि जितना सब्सटीट्यूट अवेलेबल होगा वो उसकी इलास्टिसिटी को अफेक्ट करता है। सो इफ देर इज नो गुड सब्सटीट्यूट्स प्रोडक्ट इज नेसेसरी, डिमांड वोंट चेंज व्हेन द प्राइस गोज अप, मेकिंग इट इन इलास्टिक। नाउ अंडरस्टैंड द प्राइस इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे देखिए, आपको इकोनॉमिस्ट ने देखा कि प्राइसेस ऑफ सम गुड्स आर वेरी इन इलास्टिक। कुछ गुड्स के प्राइसेस जो थे बच्चों वो बहुत ही इन इलास्टिक थे, ठीक है। रिडक्शन इन प्राइस डज नॉट इंक्रीज डिमांड, प्राइसेस के कम होने से भी डिमांड नहीं बढ़ रही थी उतनी, एंड इंक्रीज इन प्राइस डज नॉट हर्ट डिमांड, और प्राइस के बढ़ने से डिमांड हर्ट नहीं हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल गैसोलीन हैज लिटर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सो ड्राइवर विल कॉन्टिन्यू टू बाय मच एज दे have to, as will airlines, the trucking industry and nearly every other buyer। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है, आई थिंक आप इस एग्जाम्पल को समझ गए होंगे अच्छे से, राइट। वही चीज़ जो मैंने आपको बताया, अदर गुड्स आर मच मोर इलास्टिक, सो प्राइस चेंजेस फॉर दीज गुड्स कॉजेज सब्सटेंशियल चेंजेस। बाकी गुड्स इलास्टिक होते हैं तो इनके प्राइस में चेंज आएगा, तो ऑब्वियसली सब्सटेंशियल चेंज होगा डिमांड में एंड सप्लाई में भी। नॉट सरप्राइजिंगली दिस कंसेप्ट इज ऑफ ग्रेटर इंटरेस्ट टू द मार्केटिंग प्रोफेशनल्स। अच्छा, इस कंसेप्ट सबसे ज़्यादा जो है वो किसको इम्पैक्ट किया, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को। इट कुड इवन सेट दैट देयर पर्पस टू क्रिएट इन इलास्टिक डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट दैट दे मार्केट, ठीक है, दे अचीव बाय आइडेंटिफाइंग मीनिंगफुल डिफरेंस इन देयर प्रोडक्ट फ्रॉम एनी अदर दैट आर अवेलेबल। फाइन, सो दिस इज फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। आगे देखिए, इफ़ द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट चेंजेस ग्रेटली, अगर किसी प्रोडक्ट का क्वांटिटी डिमांड में बहुत चेंज आता है, उसकी डिमांड एकाएक बहुत ज़्यादा या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, रिस्पॉन्स टू इट्स प्राइस, उसको हम कहेंगे इलास्टिक। सो द डिमांड पॉइंट फॉर अ प्रोडक्ट इज स्ट्रेच्ड फार फ्रॉम इट्स प्रायर पॉइंट, यानी पहले जितनी थी उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया डिमांड, ओके। इफ़ द क्वांटिटी परचेज शोज स्मॉल चेंज आफ्टर अ चेंज इन इट्स प्राइस, अगर कुछ जितना क्वांटिटी परचेज किया गया है उसमें बहुत कम चेंज है डिमांड में इन कंपैरिजन टू प्राइस, तो हम उसको कहेंगे इन इलास्टिक। तो दो चीज़ें ध्यान रखनी है, जब बहुत ग्रेट चेंज होगा डिमांड में विद रिस्पेक्ट टू प्राइस वी कैन से इलास्टिक, जब लेस चेंज होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, इन इलास्टिक। किस में चेंज होना चाहिए, डिमांड में, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, प्राइस के। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, सो मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो अफेक्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होने वाला है, इसको बहुत ही ध्यान से आपको अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहली चीज़, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। द मोर ईजली अ शॉपर कैन सब्सटीट्यूट वन प्रोडक्ट फॉर अनदर, बहुत आसानी से कोई भी शॉपकीपर एक प्रोडक्ट को दूसरे से बदल सकता है, ठीक है। मोर द प्राइस विल फॉल, और प्राइस गिर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन अ वर्ल्ड इन विच पीपल लाइक कॉफ़ी एंड टी इक्वली, इफ द प्राइस ऑफ कॉफ़ी गोज अप पीपल विल हैव नो प्रॉब्लम स्विचिंग टू टी। मैंने क्या बताया, ये सब्सटीट्यूट गुड्स हैं। सब्सटीट्यूट गुड्स मैंने आपको बताया था कि एक के बदले में हम दूसरे का यूज़ कर लेते हैं। इंडिया में लोग दोनों चीज़ें पीते हैं, कॉफ़ी एंड टी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉफ़ीज़ के प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं तो दे स्विच देयर डिमांड फॉर टी, अगर वो टी पे डिमांड स्विच कर देंगे, ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, द डिमांड ऑफ कॉफ़ी विल फॉल, ठीक है। और इस केस में आपको देखने को क्या मिलेगा, दिस इज़ बिकॉज कॉफ़ी एंड टी आर कंसिडर्ड गुड सब्सटीट्यूट्स ऑफ ईच अदर। ये एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, ओके। सो मूविंग अहेड, द मोर डिस्क्रिशनरी अ परचेज जितना डिस्क्रिशनरी होगा, द मोर इज क्वांटिटी ऑफ डिमांड विल फॉल,
in response to price increases. Okay, and that is what product demand has greatly elasticity. Say you can consider buying a new washing machine but the current one still works. मैंने कहा कि भाई मुझे नई वॉशिंग मशीन खरीदना है पर मेरी पुरानी वाली भी एग्जिस्टिंग भी तो अच्छे से काम कर रही है ना. सो इट जस्ट एन ओल्ड और आउटडेटेड, वो सिर्फ ओल्ड और आउटडेट हुई है. वी कांट से कि वो वर्क नहीं कर रही है ठीक से. सो इफ द प्राइस ऑफ द न्यू वॉशिंग मशीन गोज अप यू आर लाइकली टू फॉरगो द इमीडिएट परचेज. तो अगर नए वॉशिंग मशीन की प्राइजेस रैपिडली इंक्रीज हो जाती है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो फॉर माई एग्जिस्टिंग वॉशिंग मशीन. और मैंने ऐसा क्यों किया, आपने सोचा मैंने ऐसा क्यों किया? एक तो ये फैक्टर था कि हाँ प्राइस बढ़ गई तो मैंने डिमांड ही नहीं की उसकी. बट यहाँ पे मेरी कॉस्ट लगती है. इकोनॉमिक्स में हम एक कॉस्ट की बात करते हैं एंड उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो जब हम किसी एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जितना एक्स्ट्रा फोरगो करते हैं कॉस्ट, उसको बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इफ़ आई कैन से कि अगर मेरी पुरानी वाली अच्छे से वर्क कर रही है और मुझे नया वाले में लॉस होगा, नुकसान होगा अगर मैंने उसे परचेज़ कर लिया बिकॉज प्राइसेस हाई हो चुके हैं, तो मुझे नहीं खरीदना चाहिए. ठीक है, क्योंकि मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगेगी. डू यू अंडरस्टैंड? सो वेट अंटिल द प्राइसेस गो डाउन. फिर मुझे क्या करना चाहिए? इंतज़ार करना चाहिए, वेट करना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए. ओके ठीक है मैम, जब प्राइसेस डाउन हो जाए देन यू विल परचेज. मार्केट में तो अवेलेबल रहेगी. और कुछ न्यू ईयर्स आते हैं या कोई फेस्टिव्स आते हैं तो ऑफर्स भी मिल जाता है. सो नो नीड टू वरी, तब परचेज कर लेंगे. सो करंट मशीन ब्रेक्स डाउन. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, इन केस द लेस डिस्क्रिशनरी अ प्रोडक्ट इज द लेस क्वांटिटी डिमांड विल बी. अगर प्रोडक्ट डिस्क्रिशनरी कम रहेगा तो क्वांटिटी डिमांड भी कम रहेगी. इन इलास्टिक एग्जांपल्स इंक्लूड लग्जरी आइटम्स जैसे कि पीपल फॉर देयर ब्रांड्स नेम. तो इन इलास्टिक डिमांड्स, इन इलास्टिक चीज़ें जैसे कि हम लग्जरी आइटम्स को लेते हैं. अब लग्जरी आइटम्स में बच्चों होता ये है कि लोग उसको ना बाय तो करते हैं पर जानते हैं आप क्यों बाय करते हैं? क्योंकि उनका ब्रांड नेम है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि एक लग्जरी फ़ोन, आईफोन का एग्जाम्पल ले लेते हैं. अब आपको पता है आईफोन कितना महंगा मिलता है. सो उसका प्राइस कितना कॉस्टली है. तो उसको लोग क्यों बाय कर रहे हैं? बिकॉज इट विल हैव अ ब्रांड नेम. उसका ब्रांड नेम बन चुका है. ठीक है. एडिक्टिव प्रोडक्ट आर क्वाइट इनइलास्टिक एज रिक्वायर्ड एड ऑन प्रोडक्ट सच एज इंजेक्ट प्रिंटर कार्ट्रिजेस. ये सारी चीज़ें. One thing that all these product has in common is that they lack good substitutes. यानी कि इनमें जो है सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं होता है. अब जो ब्रांड वैल्यू प्रोडक्ट है, क्या आप उससे किसी दूसरे चीज़ से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं? क्या मैं एप्पल का फ़ोन ओप्पो के फ़ोन से सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ? नो, ऑब्वियसली नॉट. फाइन. तो यही बात बता रहा है वो, दैट यू वांट टू एप्पल आईपैड. देखिए लिख भी दिया, किंडल फायर वांट टू. ओके, so again addicts are not disordered, and what happens, higher prices and only HP ink will work in HP printers unless you disable the HP cartridges. एग्जाम्पल दिया है. ठीक है. फिर देखिए ड्यूरेशन क्या होता है प्राइस चेंज का. तो द लेंथ ऑफ टाइम दैट द प्राइस चेंजेस लास्ट फॉर ऑल्सो मैटर्स. तो कितना प्राइस चेंज हो रहा है उसकी लेंथ भी मैटर करती है. डिमांड रिस्पॉन्स टू प्राइस फ्लक्चुएशन. प्राइस में फ्लक्चुएशंस के क्यों देखते हुए डिमांड रिस्पॉन्स करता है. इन डिफरेंट फॉर वन डे सेल देन द प्राइस चेंज द लास्ट फॉर द रीजन ऑफ अ ईयर. ठीक है, बहुत इजी है. अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का. देखिए, द लेंथ ऑफ द प्राइस दैट प्राइस चेंजेस लास्ट ऑल्सो मैटर्स. डिमांड रिस्पॉन्स टू प्राइस फ्लक्चुएशन डिफरेंट फॉर वन डे सेल देन द प्राइस लास्ट चेंजेस दैट लास्ट फॉर अ सीजन और अ ईयर. ठीक है. मतलब हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड में क्या इम्पैक्ट होता है, और शॉर्ट टर्म में भी हम देखते हैं कि प्राइस चेंज होने से डिमांड में क्या इम्पैक्ट होता है. वही बात वो कर रहा है. तो क्लैरिटी और टाइम सेंसिटिविटी इज़ वाइटल टू अंडरस्टैंडिंग द प्राइस. तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जो टाइम सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, डिमांड जो है वो टाइम सेंसिटिव है. आपके प्राइस में अगर आप बिकॉज
वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स, तो मैं एक चीज़ के बारे में बात कर सकती हूँ जो है शेयर्स। ओके, आपने सुना होगा शेयर्स के प्राइसेस बहुत जल्दी अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो व्हाट विल हैपन बच्चा, कि शेयर्स के प्राइसेस जब बढ़ते हैं उस केस में पीपल टेन टू परचेज लेस। लोगों की जो परचेज करने की जो कैपेसिटी है वो कम रहती है। वही अफोर्ड कर सकते हैं जो सोचते हैं हाँ प्राइसेस बढ़ रहे हैं हमें खरीद लेना चाहिए, ठीक है, बट नॉट एवरीवन। पर जैसे ही कम होते हैं, रिड्यूस होते हैं, देयर कैपेसिटी टू परचेज इंक्रीजेस। वाई? क्योंकि प्राइसेस कम हुए, उनकी डिमांड एकाएक बहुत बढ़ गई, आपने देखा। तो इट इज़ अ टाइम सेंसिटिव elasticity of demand and for comparing it for different products. So consumer may accept a seasonal price fluctuation rather than change their habits. Consumer क्या करता है, seasonal price fluctuations की तरफ जाता है rather than कि वो अपनी habits में change लाए. Okay, so with this last topic we will end our class and next में हम start करेंगे types of price elasticity. I hope हमारा next topic वही है. Till the time, revise it again and again and again, as there is no substitute of hard work. हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, और हार्ड वर्क से ही हार्ड वर्क भी स्मार्ट वर्क भी बोथ वर्क साइमल्टेनियसली एंड विल गिव यू फ्लाइंग कलर्स. ओके बच्चों, बाय बाय.